बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने क्लास में किए थे और कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम लोग यहाँ पे जो है ना वो देख लेते हैं, क्योंकि क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो है ना वो डिटेल के साथ किए जाएं। प्रॉब्लम नंबर 2.1 है। प्रॉब्लम नंबर 2.1 जो है इसमें क्लास में जो है ना मैंने बहुत सिंपल मेथड से जो है ना वो करवाया था कि उसमें हम लोग जिस तरह से ये सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना, प्रॉब्लम में उसने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 व -3, 3 व 9। तो मैथ में एक ना डिस्टेंस फार्मूला होता है जिसकी बात मैंने क्लास में भी की थी। डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक जो है ना क्या करते हैं हम लोगों ने, ये जो बी है ना सेकंड, इसको नाम दे लेते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट के फर्स्ट जो है ना कोऑर्डिनेट्स, उनमें से अगर फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर लिया जाए और स्क्वायर ले लिया जाए तो भी जो है ना वो हो जाता है काम। तो यही वाला काम उसने यहाँ पे किया हुआ है। देखें, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये स्क्वायर ही किया है ना उसने। मैंने भी क्लास में, अगर आप लोग जो है ना वो नोट्स निकाल कर देखो तो ऐसे ही किया था कि 3 - -2 ये किया था हम लोगों ने कि 3 - -2, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया था, तो 3 - -2 5 बन गया था। ये 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद 9 - -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। 9 - -3, 9 + 3 12 का स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर लेके ऐड करके फिर उसका जो है ना वो अंडर रूट ले लिया था, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया था। इस तरह से करके क्लास में किया था। बिल्कुल वही वाली चीज़ है यहाँ पे भी। उसने क्या किया हुआ है कि उसने यूनिट वेक्टर्स ले लिए हुए हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है उस तक का यूनिट वेक्टर जो है ना वो ये बन गया। R1 इज इक्वल टू, आपको पता है कि पहला x का होता है तो -2 के साथ i आ गया, और दूसरा जो है वो j की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, तो -3 के साथ इसलिए ना उसने j लगाया हुआ है। ये बन गया R1 इज इक्वल टू -2i -j। इसी तरह से R2 के पॉइंट्स भी उसने ले लिए हुए हैं। और फिर जो है वो पोजीशन जो है ना वो पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है दोनों का, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालने के लिए ना दोनों का डिफरेंस लिया हुआ है। ये देखिए, ये दोनों का डिफरेंस ले लिया उसने। r इज इक्वल टू R2 - R1, हमने भी माइनस करके जो है ना ये वाली कर दी। ये वाली चीज लिखने के बाद उसने आगे वही वाला काम जो है ना वो क्या किया कि इस चीज का स्क्वायर और इस चीज का स्क्वायर जो कि हम लोग करके देख चुके हैं, और आंसर जो है से इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। 2.2 है, सर्टेन कॉर्नर ऑफ ए रूम इज सिलेक्टेड एज ओरिजिन। अच्छा, of a rectangular coordinate system. If an insect crawling on an adjacent wall at a point having coordinates 2 or 1, where the units are in meters, what is the distance? हाँ जी, ये भी हमने जो है ना वो देखा था कि अगर हम लोग जो हैं स्टार्ट करें ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन मैं यहाँ पे बनाया, ओरिजिन पे तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना 0 हो गए, और दूसरा पॉइंट उसने यहाँ पे बताया हुआ है 2 1। अब 2 व 1 इस तक का जो फासला है ये हम लोग ने निकालना है। तो अगेन उसने क्या किया हुआ है कि पहले उसने पोजीशन वेक्टर लिख लिया ना, पहला जो है वो x है तो उसने i लिख लिया, दूसरा जो है वो y है तो उसके साथ 1j, और ये बन गया। अब इसी तरह से करना है हम लोग ने जो है ना वो इस पॉइंट में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है। 2 - 0 2, 1 - 0 1, ये लिखा हुआ है कि इसने सिमिलरली ये वाली चीज यहाँ पे लिख दी है। 2 का स्क्वायर पहली जो चीज बनती है और दूसरी चीज का स्क्वायर, और इस तरह से करके ये वाली वैल्यू निकाली हुई है। कुछ इसमें मुश्किल काम नहीं है, वही वाली चीजें हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और वे वेक्टर की फॉर्म में जो है ना वो लिख के किया हुआ है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग? ये वाली चीज भी क्लास में पहले जो है ना वो यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है a hat इज इक्वल टू वेक्टर a डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर a जो है वो दिया हुआ है, वेक्टर एक मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होता है कि वेक्टर a की मैग्नीट्यूड होती है ना हमारे पास, वेक्टर a के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेक्टर a के y कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट। ये वाला काम इधर किया हुआ है। वेक्टर a का x कंपोनेंट है 4 का स्क्वायर उन्होंने ले लिया हुआ है। वेक्टर a का y कंपोनेंट है 3, तो नेक्स्ट उन्होंने 3 का कंपोनेंट लेके यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर।
तो ये वाली चीज जो है आपके सामने है कि 25 अंडर द रूट और इस तरह से करके हमारे पास मैग्नीट्यूड 5 जो है ना वो आ गई। अगर मैग्नीट्यूड 5 है तो ये फार्मूला लगाएंगे, वही ऊपर लिखी हुई है कि ऊपर हम उसने लिख लिया हुआ है वेक्टर पूरे का पूरा आ गया ना, वेक्टर ए ऊपर और नीचे जो है डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लिख ली गई है। ठीक है, ऐसे यहाँ तक लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन आगे जो है ना वो आई और जे कंपोनेंट अलग अलग लिखे हुए हैं। ये एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है, ये वाई कंपोनेंट की वैल्यू है। तो 4/5 लिख दिया आई और 3/5 ये अलग अलग बस उसने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा हुआ है। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट, दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल का यहाँ वेक्टर ए दिया हुआ है, दूसरे पार्टिकल का वेक्टर ए एक्सपेक्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r2 minus r1 and its orientation and its orientation x axis। पहले तो वेक्टर r2 माइनस r1 फाइंड आउट किया गया है, जो उसने कहा हुआ है r2 और r1 देखिए कह रहा है कि पहले वेक्टर r1 फाइंड हम लोगों ने करना है। जब r2 माइनस r1 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास r2 माइनस r1 ने r का नाम लिया है और इसकी वैल्यू हमारे पास बन गई -5 वैल्यू -5i माइनस ये चीज। ये वैल्यू अब इसकी इसकी मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ना क्लास में निकाल के रखी थी। मैग्नीट्यूड निकालने का वही पहला फार्मूला है कि इसमें से ये कह लें कि जो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई थी। इसको जो है ना वो मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे कि वेक्टर r की जो मैग्नीट्यूड है ना वो हमारे पास बन गई थी x कंपोनेंट है यहाँ पे -5, यहाँ पे -5 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट है -4 -4 का स्क्वायर अंडर द रूट। बताए आपको कि अगर नेगेटिव चीज हो तो स्क्वायर पॉजिटिव हमारे पास आ जाता है। तो ये वाली चीज बन गई थी, वेक्टर r जो है वो बन गया था 25 प्लस 6 इज इक्वल टू 41 अंडर द रूट। और जब 41 अंडर द रूट निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 6 पॉइंट समथिंग। ये वाली चीज है 6 पॉइंट करके देख लिया क्लास में। नेक्स्ट ये एंगल का इशू था, तो एंगल को बताने के लिए उसने कहा हुआ कि अगर हम लोग तो हमारे पास वेक्टर है, इस चीज को देखें ना तो इसके ये x वैल्यू भी नेगेटिव है, y वाली वैल्यू भी नेगेटिव है। और अगर x और y वाली वैल्यू नेगेटिव हो तो फिर जो है ना एक्स और वाई वाली वैल्यू दोनों एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। इसका आंसर जो है ना वो तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जो है ना ये एंगल लाई करेगा। ये एंगल निकालने के लिए चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रॉब्लम नंबर है 2.4 2.4 में हमें वेक्टर r की वैल्यू दी गई है -5i -4 j। अब क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स जो है ना वो यहाँ पे दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं नेगेटिव है इनकी वैल्यू। अगर दोनों कंपोनेंट्स की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे शो की गई है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर हम लोग जो है ना ये बनाएंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो एंगल ना कहीं यहाँ कहीं पे जो है ना वो बन रहा है ये एंगल, ये वाली चीज। अब हम आपने जब डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ा था ना, तो वहाँ पे एंगल निकालने का एक फार्मूला था बुक में, जहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक है ना, उसमें डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी है। तो जब डिटरमिनेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला टॉपिक देखते हैं ना, तो उसमें जो एंगल है ना वो इस तरह से दिया हुआ है। एंगल का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ऊपर हमारे पास आ जाता है
वाई कंपोनेंट आर का वाई कंपोनेंट ऊपर और वेक्टर आर का एक्स कंपोनेंट नीचे, ये वाली चीज। हाँ, तो इसमें वैल्यूज अगर वैल्यूज रखें तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ऊपर आ गया हमारे पास -4 से -5, ये चीज। अच्छा, ये जो एंगल का फार्मूला लगाया ना, ये एंगल की जो वैल्यू आएगी ना, वो यहाँ से इस एक्सिस के साथ आएगी। ठीक है, इतना मैंने एरो लगाया हुआ ना, सिर्फ इतनी वैल्यू जो है ना, एंगल फार्मूला हमें सिर्फ इतनी सी वैल्यू देगा। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछी गई है ना, वो टोटल वैल्यू है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके यहाँ तक कितना जो है ना, इसका आंसर है। तो टोटल आंसर निकालने के लिए हमें पता है कि जो है ना, वो उसमें एक चीज ऐड की गई, वो क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना, ये 180 है, और 180 में ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड करके टोटल आंसर निकाला गया है। थीटा इज इक्वल टू, ऐड किया है इसको 180 प्लस इस वैल्यू। तो ये जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि थीटा की जो टोटल वैल्यू निकाली गई है ना, वो इस तरह से करके दोनों चीजों को ऐड क्यों किया, क्योंकि ये वाली वैल्यू पहले ये टोटल ये हमने लगा ली टोटल निकालने के लिए, और फिर उसमें ये वाली वैल्यू ऐड की। ये जो फार्मूला है ना, ये हमें ये सिर्फ इतनी सी वैल्यू दे रहा है, टोटल वैल्यू इससे निकले। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमें 180 जो है इसमें ऐड जो है ना, वो करना पड़ता है। टोटल हमारे पास आंसर जो है ना, वो आ जाएगा। ये 38.67 जो है ना, ये तीसरे क्वाड्रेंट एंगल है। अगर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ शॉर्ट से निकालना है तो इसमें 180 ऐड करना पड़ेगा। ये जो है ना, इस तरह से करके उसने निकाला हुआ है। 2.5 में जी क्या दिया गया है, इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू ए वेक्टर ए, द रिजल्ट इज 6i प्लस j। हाँ, ये वाली चीज भी हमने की थी कि अगर दो वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो आंसर ये आता है, दो वेक्टर्स को माइनस किया जाए तो आंसर ये आता है। तो क्या किया था हम लोगों ने, दोनों को ऐड कर लिया था, 2a आ गया था, ये करके क्लास में हम लोग करके देख चुके हैं। आप लोग अपने नोट्स जो है ना वो चेक कर सकते हो, बहुत इजी है। ऐड किया, ये 2i इज इक्वल टू i, 2a इज इक्वल टू i प्लस 8, ये 2 पे डिवाइड किया तो ये बन गया i प्लस 4j, और इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला वही है कि जी x कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि 1 है, और y कंपोनेंट जो कि 4 है, उसका स्क्वायर अंडर द, ये हमारे पास 2.5 है। 2.6 जो है 2.6 में दिया गया है हमें गिवन दैट कि वेक्टर ए और वेक्टर ई जो है ना वो दिए गए हैं। ये वाली चीज भी हम लोगों ने करके देखी थी। पार्ट डी इसका जो है ना उसका किया था हम लोगों ने शायद। पार्ट बी जो है ना, चलें दोनों देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, यहाँ पे साल भी है। पहले दो वेक्टर दिए हुए हैं, हम लोगों ने दो चीजें निकालनी है। पहले तो वेक्टर जो है ना पार्ट 1 में वेक्टर सी जो है वो a प्लस बी, दोनों वेक्टर्स को ऐड करके वेक्टर सी निकाला गया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप से, कुछ इसमें कुछ काम नहीं है। ये और उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया हम लोगों ने, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट ना -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा। ये बनकर 26 अंडर द रूट, जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.1 के राउंड अबाउट आ जाएगा। ये तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई ना। फिर इसका एंगल निकालने के लिए पहले वाला फार्मूला लगाएंगे जो पिछले प्रॉब्लम में लगाया गया है कि थीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट ऊपर और x कंपोनेंट नीचे। देखिए तो ये y कंपोनेंट इसका -1 था और x कंपोनेंट इसका +1 था। ये देखें इस तरह से करके उसने ये वाली चीज जो है ना वो निकाली हुई है कि थीटा की वैल्यू जो है 49 डिग्री है। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए +1 लिखा हुआ है। अगर +1 लिखा है तो 360 में से एंगल को ना माइनस करना पड़ा है। अगर यहाँ पे -1 लिखते हैं ना, फिर ये डायरेक्ट आपका शायद आंसर ये जो है ना वो आ जाना था। इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। ये 360 में से नेगेटिव जो आपको नजर आ रहा है ना, सिंपली ये कि जो एंगल हमारे पास आ रहा है ना आंसर, वो इतना सा आंसर अगर आए ना ये इस एक्सिस के साथ, तो फिर टोटल आंसर, तो ये टोटल वैल्यू चाहिए। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए ना टोटल जो एंगल होता है वो 360 होता है। 360 में से ये पहले वाली वैल्यू माइनस की गई है तो ये आ गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये +1/5 लिखा हुआ है ना, लेकिन आंसर में हाँ ये +1/5 लिखा हुआ है, लेकिन जो वेक्टर सी है ना इसमें ये देखें ये माइनस है।
हमने वेक्टर सी के रिस्पेक्ट से देखना है तो -1 और 5 लगाने से शायद आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाए। ये कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने ना चेक करना है कि टेंजेंट इनवर्स -1 और 5 आंसर क्या आता है। वेक्टर डी जो है, सॉरी पार्ट डी में डी, पहले वेक्टर ए को ये देखें, ये 3 लिख लिया वेक्टर ए अंदर, फिर 2 बाय लिख लिया वेक्टर बी अंदर, तो मल्टीप्लाई करके जब ऐड किया तो ये सिर्फ जे की तरफ जो है ना वो आ गया हमारे पास। और हमने कहा था कि इसका एक्स कंपोनेंट है ही नहीं है, सिर्फ जे है, ये इसका एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होगा। ये देखिए टेंजेंट इनवर्स ऊपर वाई कंपोनेंट, नीचे एक्स कंपोनेंट, तो ये इन्फिनिटी हो जाता है तकरीबन, थीटा जो है ना वो इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हमने कहा क्योंकि ये इसका एक्स कंपोनेंट नहीं सिर्फ वाई कंपोनेंट ही है, तो इसलिए एक्स और वाई में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो एक्स कंपोनेंट के साथ ये 90 डिग्री का एंगल जो है ना वो बना रहा है। ये वाला 2.7 भी क्लास हम लोग करके देख चुके हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर है a = 5 + j और दूसरा है b = this। हमने ये वाला फार्मूला लगाया कि a डॉट b = ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू ये बन गई ना, ये a और b इस तरफ से ये वाली जो चीज है ना ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गई, तो लिख लिया फिर cos ऑफ थीटा = a डॉट b ओवर ab। ये चीज आ गई, तो यहाँ से cos दूसरी तरफ जाके इनवर्स होगा, तो थीटा बन गया थीटा = cos इनवर्स a डॉट b ओवर ab। ये चीज अच्छा जी, पहले a डॉट b फाइंड आउट किया, तो a डॉट b फाइंड आउट करने का सिंपल ये फार्मूला है कि दोनों के x x कंपोनेंट y y कंपोनेंट और z z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके ना आपस में ऐड करना है। आपस में इनको ऐड कर दिया, यहाँ पे तो हमें सिर्फ x और y कंपोनेंट दिए गए हैं ना, ये x ये y z कंपोनेंट नहीं है वेक्टर्स का, तो इसलिए उसने ये देखें दोनों का x कंपोनेंट को उसने लिख लिया 5 ज़रब 2 हो जाएगा और 1 ज़रब 4 हो गया। i के साथ मल्टीप्लिकेशन a की j के साथ और फिर दोनों को ऐड किया हुआ है। ये किसकी मैग्नीट्यूड आ गई ऊपर, ठीक है 40, सॉरी ये a डॉट b का आंसर। फिर वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकाली हुई है, आपको पता है वेक्टर a की मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालनी है। वेक्टर b की मैग्नीट्यूड निकाली हुई है, ये आ गई, और इस सारी चीजों को जो है ना वो जब फार्मूला में रखेंगे ना ऊपर जो है वो ये वाला आंसर आ जाएगा ना, a डॉट b ये ऊपर 14 आ गया और नीचे जो है हमने वेक्टर a की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर b की मैग्नीट्यूड, तो इस सारी चीज का जब cos इनवर्स लिया ये बन गया हमारे पास तकरीबन 52 डिग्री जो है ना वो आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोग लाजमी करोगे ये आंसर का आंसर जो है ना वो एंगल्स का वैल्यू निकालने के। 2.8 वर्क डन वाला भी हम लोग क्लास में करके देख चुके हैं। 2.8 में क्या है कि फोर्स दी हुई है हमें और 2 पॉइंट्स हैं, R2 भी है और R1 भी है। तो पोजीशन वेक्टर R निकालने के लिए ना R2 - R1 किया हम लोगों ने। डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरे वेक्टर में से पहला वेक्टर जो है ना वो माइनस किया गया है, यहाँ पे ये क्लियरली देखा जा सकता है। वर्क निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, फोर्स की भी और डिस्प्लेसमेंट की भी। फोर्स दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सेकंड वेक्टर में से पहला वेक्टर माइनस किया गया, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। वर्क का फार्मूला होता है F डॉट D। तो डिस्प्ले जो डॉट प्रोडक्ट होती है उसमें क्या करना होता है, x वाले कंपोनेंट को x के साथ, y वाले कंपोनेंट को y के साथ। तो वही वाला काम है पीछे हमने डॉट हमने किया है, x वाला कंपोनेंट x के साथ, y वाला y के साथ। तो आंसर हमारे पास आ गया 22 जूल। अगर तो डिस्टेंस सॉरी फोर्स न्यूटन में हो, डिस्टेंस मीटर में हो, तो फिर आंसर 22 जूल आता है। लेकिन अगर यूनिट्स ना दिए हों फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के भी, तो फिर इसके साथ सिर्फ यूनिट्स 22 यूनिट्स लिखना चाहिए। ये वाला आंसर जो है ना वो जो लिखा हुआ है शायद बुक पे जो है ना वो यूनिट्स का वर्ड लिखा हो, उसमें इसको एक्सप्लेन जो है ना रीजन बयान कर। 2.9 शो दैट 3 वेक्टर 2.9 में है जी, शो दैट 3 वेक्टर्स, वेक्टर 1 ये है, वेक्टर 2 ये है, वेक्टर 3 ये है। तीनों वेक्टर्स जो है ना वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हमने ये कहा था कि जो अगर तो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 90 डिग्री हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब यह है कि इनमें एंगल 90 डिग्री का है। तो इन 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर में से कोई से भी दो वेक्टर्स लेके देखते जाएंगे, इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आता जाएगा ना तो हम कहेंगे कि जी इन वेक्टर्स के दरमियान में एंगल
90 डिग्री है। क्वेश्चन में प्रूफ करना है या दिखाया शो ये करना है कि ये जो तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, तीनों वेक्टर्स के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो वो दो दो वेक्टर्स करके देखेंगे, पेयर बना लें। पहले दो वेक्टर्स का देख लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर जो है ना वो अगर डॉट प्रोडक्ट का 0 आ जाए तो एंगल 90 डिग्री होगा। फिर एंड वाले दोनों ले लेंगे और फिर एक एंड वाला और एक पहले वाला, इस तरह से जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है ना वो सारे करके डॉट प्रोडक्ट की लेनी है आपस में दो दो की करके। और आंसर जो है वो 0 आता चला जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ये जो है ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये देखें जी, पहले उसने ए डॉट बी का क्या किया, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जे का जे के साथ या के के साथ जो है ना वो जेड के साथ। तो ये उसने उसी तरह से मल्टीप्लाई करके एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ इनको आपस में ऐड किया और आंसर 0 आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। फिर उसने वेक्टर बी और वेक्टर सी लिख लिया, वही वाला काम किया, ठीक है। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो आंसर इसका भी 0। बी और सी में भी एंगल 0 है। लास्ट पे उसने सी और ए का चेक किया हुआ है। तो वेक्टर सी और ए को देखने के लिए भी वही वाला प्रोसीजर रिपीट किया गया है। तो ये यहाँ से देखा जा सकता है कि इसका आंसर भी 0 आ रखा है। याद रखें कि अगर दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर 0 आए ना तो उसका मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर्स में 90 डिग्री का एंगल जो है ना वो मौजूद है। 2.10 गिवन दैट, दो कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए की वैल्यू ये दी हुई है, तीन कंपोनेंट है इसके आई जे और के। वेक्टर बी की ये वैल्यू दी हुई है। देखिए वेक्टर ए में तीन कंपोनेंट है आई जे और के, लेकिन वेक्टर बी में सिर्फ दो हैं आई और के। इसका मतलब कि वेक्टर बी का जो जे वाला कंपोनेंट है ना वो 0 है, ठीक है। इसका y कंपोनेंट या j कंपोनेंट जो है ना वो 0 है, इसलिए इसमें से मिस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। हम लोगों ने ना वेक्टर a की जो है ना वो प्रोजेक्शन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। दैट्स मीन कि a कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू ना फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और a कॉज ऑफ थीटा की। तो फार्मूला वही वाला लगेगा हमारे पास, ये देखें उसने फार्मूला लगाया हुआ है डॉट प्रोडक्ट वाला। दो वेक्टर्स हैं, हम लोगों ने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है। तो वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन है ना वो ए कॉज ऑफ थीटा एक्स कंपोनेंट निकालना है और एक्स कंपोनेंट होता है ए कॉज ऑफ थीटा के इक्वल। तो वही वाला काम किया हम लोगों ने कैलकुलेशंस के दौरान में कि फार्मूला लगा लिया कि बी डॉट ए या ए डॉट बी, जो मर्जी लगा लें, ये डॉट प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है ना। हमने क्लास में लिखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा बी के साथ भी लिखा जा सकता है, ए के साथ भी। तो यहाँ से फिर ए कॉस ऑफ थीटा निकालने के लिए बी जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी या बी डॉट ए, पोजीशन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी ओवर ये बी दूसरी तरफ जाके जो है ना वो डिनोमिनेटर में चला गया। तो इसलिए ये नीचे जो है ना वो बी लिखा हुआ है। पहले उसने ए डॉट बी या बी डॉट ए मालूम किया है। दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान काम है, आप लोग इजीली कर सकते हो कि दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो लेने के लिए क्या किया, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, के के साथ। देखें यहाँ पे वेक्टर बी के लिए तो जे 0 है ना, तो इसने 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 किया हुआ है, ये आंसर 0 हो जाएगा। सिर्फ ये आई का और के का बचेगा। तो आई और के को जब मल्टीप्लाई करके देखा गया तो बी डॉट ए या ए डॉट बी की आंसर हमारे पास -9 आ गया। फिर वेक्टर बी का उसने मैग्नीट्यूड निकाल, ये नीचे जो है ना वो डिनोमिनेटर में वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला लगाया तो ये 5 आंसर आ गया। इस फार्मूला में रखा तो ए कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू बन गई -9 डिवाइडेड बाय 5। टू इजी, बहुत इजी सी ये वाली चीज़ थी। 2.11 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर 4 यूनिट्स नॉर्थ, 3 यूनिट वेस्ट एंड 8 यूनिट्स ईस्ट रिस्पेक्टिवली, डिस्क्राइब केयरफुली। हम लोगों ने कुछ इसमें से जो है ना वो ये वाली चीज़ें बयान करनी है, तो इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो
रिकॉर्डिंग में मैं जो है ना इसको कर देता हूँ। फिर 2.12 देख लेते हैं, ये इजी है, आसान सा ही फार्मूला है। द टार्क ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए गिवन पॉइंट इज गिवन बाय। अच्छा, टार्क का फार्मूला हमें पता है कि टॉ इज इक्वल टू आर प्लस एफ होता है, ये उसका फार्मूला दिया गया है टार्क का। अच्छा, कंसीडर ए फोर्स, अब फोर्स की वैल्यू बताई गई है और आर की वैल्यू दी गई है। हम लोगों ने ना टॉर्क फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। 2.12 में फोर्स का फार्मूला दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया है आर। हम लोगों ने दोनों चीज़ों से ना टार्क को फाइंड आउट करना है। टार्क का फार्मूला बहुत इजी है, आपको पता है कि टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। और क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करने का भी फार्मूला क्लास में बताया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये फार्मूला हो गया। और इस चीज़ को ओपन करने का बहुत ही इजी सा मेथड है। देखिए, मैंने कहा था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन, डॉट प्रोडक्ट में तो सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ना, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ऊपर वाले रो में लिख लिया आई जे और के, यूनिट वेक्टर्स आ गए। फिर नीचे वाली रो में जो है ना वो पहले वेक्टर के जो है ना वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और दूसरे जो है ना उससे नीचे वाली रो में दूसरे के 7 3 के साथ कुछ नहीं है तो +1, और उसके नीचे ये -3 +1 और 5। फिर उसके बाद ये पहले आई लिख लिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया। माइनस लगाया फार्मूले का और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। जे के साथ लगाने, आई पॉजिटिव होगा, जे को लगाने से पहले माइनस लगाएंगे, के भी पॉजिटिव होगा। जे लगा, अब जे के नीचे वाले छोड़ दे। 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली चीज़ आ गई। फिर के लिख लिया, अब के नीचे वाले छोड़ दिए। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 7, 3 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 3 -9 आ जाएगा, लेकिन ये फार्मूले का माइनस जो था ना ये प्लस हो गया और ये 7 लग गया। मैंने क्लास में जो है ना फार्मूला आपको बताया था कि किस तरह से जो है ना ये लिखा जाता है। अच्छा, तो जब इसको ओपन करके जो है ना वो कह लें कि इसको मज़ीद सॉल्व करोगे तो आंसर हमारे पास इतना आ जाएगा। और टार्क का भी यूनिट होता है न्यूटन मीटर।